हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे हैं। तो कल हम लोग उसमें परिचय देख लिए थे, समकालीन सभ्यता देख लिए थे, काल निर्धारण देख लिए थे। अगर आप लोग नहीं पिछला वीडियो देखे हैं तो जाके देख लें। और आज हम लोग उद्भव का सिद्धांत देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उद्भव का सिद्धांत। हड़प्पा सभ्यता के उद्भव के विषय में निम्नलिखित दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला विसरणवादी सिद्धांत, दूसरा क्रमिक उत्थान का सिद्धांत। तो चलिए हम लोग पहले देख लेते हैं विसरणवादी सिद्धांत क्या दिया गया। यह सिद्धांत साम्राज्यवादी हित को ध्यान में रखकर दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से भारतीयों की सभ्यता नहीं है, यह पश्चिमी सभ्यता की देन है। इनका कहना है कि जब पश्चिमी सभ्यता में नगरीकरण के तत्व अपने सर्वोच्चता पर पहुंचे तो वही नगरीय तत्व विसरण विधि द्वारा भारत पहुंचा। उनके अनुसार या तो पश्चिम के लोगों ने यहाँ आकर सभ्यता का निर्माण किया या यहाँ के लोगों ने पश्चिम जाकर इस नगरीय तत्व को सीखा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये विसरणवादी क्या है। विसरणवादी को अगर आपको सबसे सरल भाषा में समझाऊं तो अगर आप किसी टब में पानी लेते हैं और उसमें छोटे छोटे बॉल जो आते हैं वो अगर देते हैं तो अगर आप यहाँ पे देंगे तो कुछ देर के बाद वो पूरे फैल जाते हैं। अगर 10-15 बॉल अगर कोई एक कोना में रखते हैं हम लोग तो कुछ देर के बाद पूरा प्लास्टिक के बॉल फैल जाते हैं। तो वही विसरणवादी कि कहीं एक जगह प्रारंभ हुआ और वो धीरे धीरे फैल गया। तो वही इनका साम्राज्यवादी जो हित हैं उनका कहना था कि वो पश्चिम से, ये जो हड़प्पा सभ्यता भारत में है था, जो वो पश्चिम की देन है, पश्चिम की सभ्यता की देन है। वहाँ से विसरणवादी मतलब विसरणवादी तरीके से आया है भारत में। और ये साम्राज्यवादी हित कौन है, साम्राज्यवादी हित का मतलब क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। साम्राज्यवादी हित का मतलब हो गया सभ्य राष्ट्रों पर शासन करने की इच्छा व नीति जो रखता है, इच्छा व नीति जो रखता है सब राष्ट्रों पे शासन करने का। और ये वो कौन रखा था, तो अंग्रेज। तो ये अंग्रेज, तो साम्राज्यवादी हित किसके हित में आ गया, अंग्रेजों के हित में आ गया। तो अंग्रेज, और उस टाइम जब ये हड़प्पा सभ्यता का जानकारी मिला था 1842 में चार्ल्स मैसन के द्वारा जानकारी मिला था, तो अंग्रेज भारत पर शासन कर रहा था। तो वो अपने हित में ही ये सिद्धांत दिया था, विसरणवादी सिद्धांत अब वो अपने हित में दिया था। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया है यह सिद्धांत साम्राज्यवादी हित को ध्यान में रखकर दिया गया था। साम्राज्यवादी मतलब ब्रिटिशर्स, उसको ध्यान में रखकर दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता मूल रूप से भारतीयों की सभ्यता नहीं है, यह पश्चिमी सभ्यता की देन है। इसका कहना है कि जब पश्चिमी सभ्यता में नगरीकरण के तत्व अपने सर्वोच्चता पर पहुंचे तो वही नगरीय तत्व विसरण विधि द्वारा भारत पहुंचा। और अंग्रेज जब भारत पे राज करने आया था, जब भारत को अपना गुलाम बना रहा था, तो वो पूरे दुनिया को ये दिखाया था कि ये भारत कोई एक राष्ट्र नहीं है, भारत टुकड़ों में बटा हुआ है, भारत टुकड़ों में बटा हुआ है। और भारत पे तो शुरू से विदेशों का ही राज रहा है, भारत का कोई अपना अस्तित्व नहीं है। और अगर वही दुनिया को पता चलेगा कि यहाँ पे भारत में एक सभ्यता, बहुत पुराना सभ्यता पहले से मौजूद था, वो भारतीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता, तो फिर ये ब्रिटिशर्स जो अपना एक दावा करते आ रहा था कि भारत में कोई मुल्क नहीं था, कुछ नहीं था, वो यहाँ पे विकास करने के लिए आया है, वो तो गलत हो जाएगा। इसलिए वो अपने हित में एक सिद्धांत दिया। परंतु बाद में जैसे जैसे इस सभ्यता के विषय में ज्ञान बढ़ा वैसे वैसे इस सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगना शुरू हुआ। इस सिद्धांत के विरोध में तर्क दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच हम किसी प्रकार का सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक समानता नहीं पाते हैं। अगर विसरण विधि के द्वारा कुछ भारत आया होता, अगर पश्चिमी सभ्यता की देन होती भारतीय सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, तो वहाँ की पश्चिमी सभ्यता की कुछ न कुछ या तो सामाजिक तत्व या राजनीतिक तत्व या धार्मिक तत्व कुछ न कुछ तो यहाँ भी होते। क्योंकि अगर यहाँ के लोग वहाँ से सीख के आए होते तब भी वहाँ की कुछ
संस्कृति यहाँ पे आती। अगर वहाँ के लोग यहाँ आते तब भी वहाँ की संस्कृति कुछ यहाँ आती, पर वहाँ की संस्कृति से तो पूरा अलग था ये हड़प्पा सभ्यता, भारतीय सभ्यता। तो यही है, इस सिद्धांत के विरोध में तर्क दिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता के बीच हम किसी प्रकार का ना ही सामाजिक, ना ही राजनैतिक और न ही धार्मिक समानता नहीं पाते हैं, जो यह साबित करता है कि यह सभ्यता पश्चिम के लोगों द्वारा नहीं बसाई गई थी। हड़प्पा सभ्यता अपने समकालीन पश्चिम सभ्यता से उत्कृष्ट थी। इसकी नगर योजना, जल निकास प्रणाली, सड़क व्यवस्था तथा पक्की ईंटें इसके प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। इनकी जो जल निकास प्रणाली थी वो बहुत ही सुदृढ़, मतलब अच्छी थी, और पक्की ईंटें, यहाँ से पक्की ईंटें मिली हैं, वो आपका पश्चिमी सभ्यता में नहीं है। ये पक्की ईंटें पश्चिमी सभ्यता में नहीं है। नगर योजना, अच्छा नगर योजना, सुदृढ़ नगर योजना, वो पश्चिमी सभ्यता में देखने को नहीं मिला है। तो वहां से तो अच्छा यहाँ पे सभ्यता है, नगर का विकास है। अगर पश्चिमी सभ्यता का विकास यहाँ पे हुआ होता विसरण विधि के द्वारा, तो वहां पे बहुत ज्यादा विकास हुआ होता, और तब वहाँ के लोग यहाँ आके बसे होते तो यहाँ भी विकास हुआ होता। पर ऐसा तो नहीं है, वहाँ पे विकास नहीं है पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास है। तो ये साबित करता है कि वहाँ के लोगों द्वारा यहाँ पे नहीं बसाई गई थी। ये जो आपका विसरण विधि सिद्धांत है उसको गलत बनाया गया, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया और उसको गलत साबित किया गया। ये साम्राज्यवादी हित, अंग्रेजों को हित में ध्यान रख के बनाया गया था, वो लोग अपने खुद के लिए बनाए थे ये। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। पहला हम लोग देख लिए विसरणवादी सिद्धांत, और दूसरा क्रमिक उत्थान का सिद्धांत देखते हैं हम लोग। क्रमिक उत्थान का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता अचानक से प्रकट नहीं हुई थी, बल्कि इसका क्रमिक रूप से उत्थान हुआ था। अब इससे आप लोग को पता चल गया होगा क्रमिक उत्थान का मतलब क्या है। अचानक से विकसित नहीं हुआ था, पार्ट बाय पार्ट विकसित हुआ था। क्रमिक उत्थान का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार हड़प्पा सभ्यता अचानक से प्रकट नहीं हुई थी, बल्कि इसका क्रमिक रूप से उत्थान हुआ था। पहले कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, और इसके कारण कृषि क्षेत्र में विकास हुआ, उसके कारण नगर का उदय हुआ। अगर कहीं पे कृषि करना हो तो वहाँ पे नगर का विकास हो ही जाता है। जैसे आप लोग गांव में देखे होंगे, जहाँ पे नगर रहेगा वहीं पे कृषि होगा। तो पहले कृषि क्षेत्र में विकास हुआ और इसके कारण नगर का उदय हुआ। जैसे जैसे कृषि क्षेत्र में विकास बढ़ा, अगर कृषि क्षेत्र में विकास बढ़ा, ज़्यादा विकास होने लगा, ज़्यादा फसल अच्छी से तेज़ी से बढ़ने लगे, तो वहाँ पे व्यापार बढ़ेगा। अगर इतने ज़मीन में अगर कोई 2 आदमी के खाने लायक से ज़्यादा अगर वहाँ पे उगता है, वहाँ पे खेती होता है, तो जो एक्स्ट्रा बच गया उसको बेच देगा, तो उसके कारण व्यापार बढ़ेगा। तो वही व्यापार बढ़ा, वहाँ पे विकास बढ़ा और व्यापार एवं नगर का भी विकास होने लगा। पहले कृषि क्षेत्र में विकास हुआ और इसके कारण नगर का उदय हुआ, और जैसे जैसे कृषि क्षेत्र में विकास बढ़ा, व्यापार एवं नगर का भी विकास होने लगा। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे क्रमिक उत्थान का सिद्धांत क्या है, और इधर विसरणवादी सिद्धांत क्या है वो भी आप लोग समझ गए होंगे। आज हम लोग 2 ही पॉइंट देखते हैं, और कल से हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण नगर कौन सा है। कल से हम लोग महत्वपूर्ण नगर देखेंगे। थैंक यू। अगर अभी तक आप लोग बने हुए हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग हैं नहीं तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो हमको पता नहीं चलता है कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। थैंक यू दोस्तों। और अब रेगुलर वीडियो अपलोड होगा सुबह में 8 बजे तक, ठीक है।